आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब परिपथ में प्रेरक सी और प्रेरक यल और संधारित्र सी जुड़ा हुआ हो, तो इसके अंतर्गत आपकी हेडिंग होगी बच्चों, जब परिपथ में यल व सी जुड़ा हो, व्हेन सर्किट कंटेन्स यल एंड सी। इसके अंतर्गत हमारी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई जो हमारा होगा वो होगा V = V0 साइन V0 साइन ओमेगा टी का, और ये सप्लाई हमारी होगी V = V0 साइन ओमेगा टी, और इसमें एक इंडक्टर L और कैपेसिटर C ये जोड़ा जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि पूर्व लेक्चर के आधार पर कि प्रेरक के सिरों के बीच में वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, और प्रेरक के सिरों के बीच में वोल्टेज करंट से π/2 फेज में अग्रगामी होता है। प्रेरक के सिरों के बीच में, यल के सिरों के बीच में, इसके सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो करंट से π/2 फेज में अग्रगामी होता है, और कैपेसिटर C के सिरों के बीच में वोल्टेज करंट से π/2 फेज में पश्चगामी होता है। तो इसका जो फेजर डायग्राम के अंतर्गत हम दिखाएंगे इसे, तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। हमारे पास जो इन दोनों का फेजर डायग्राम होगा ये होगा, ये होगी करंट, और ये होगा वोल्टेज VL, मीन्स धारा से ये वोल्टेज VL, यल के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगा धारा से ये π/2 फेज में अग्रगामी होगा, π/2 फेज में अग्रगामी होगा। अग्रगामी स्थिति को, वोल्टेज को ऊपर और करंट को आप पैरेलल एक्स लाइन पे दिखाए थे। और C के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो धारा से π/2 फेज में पश्चगामी होगा, मीन्स VL आपका धारा से π/2 कला में अग्रगामी और VC आपका धारा से π/2 कला में पश्चगामी होगा। ये आपका π/2 फेज में, ये π/2 फेज में पश्चगामी होगा, और ये π/2 फेज में अग्रगामी होगा। तो अब इनका डिफरेंस निकालने के लिए इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, अगर इनका रिजल्टेंट वोल्टेज जैसे अब VL और VC का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, अगर रिजल्टेंट वोल्टेज को हम V मान लें, तो हमारे पास जो होगा ये होगा, हम ये कहें कि यदि VL तथा VC का परिणामी वोल्टेज V हो, किसका किसका, VL और VC का, L के सिरों के बीच का वोल्टेज और ये C के सिरों के बीच का वोल्टेज आपका VL और VC हो, तब के लिए आपको पास होगा V = VL डिफरेंस VC, VL डिफरेंस VC। ये VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा इसको हम VL डिफरेंस VC से नोट आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अभी नहीं हम लोगों ने माना है कि L ज़्यादा है या C ज़्यादा है। ये आपका VL ज़्यादा है, माने L के सिरों के बीच का वोल्टेज ज़्यादा है या C के सिरों के बीच का वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसलिए हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे इनके रिजल्टेंट के लिए, VL डिफरेंस VC को लेकर के चलेंगे। अब होगा क्या कि जैसी स्थिति मिलेगी, अगर VL ग्रेटर होगा VC लेस होगा, तो VL में से VC को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, या VL ग्रेटर होगा VL हमारा स्मॉलर होगा तो हम VC में से VL को घटा देंगे, रिजल्ट को पा जाएंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन में हमें यह देखना है कि इन दोनों के रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए इनका हम VL डिफरेंस VC ये लेकर के चलेंगे। और हमारे पास ये पहले से ही है कि वेयर, जहां ये जानकारी है आपको कि जहां ये VL = I axial, VL = I axial,
माने यल के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज V = IR, माने जो आपका करंट होगा और जो उसका रेजिस्टेंस होगा, जो यल के कारण जो प्रतिरोध लगता है, जिसको आप प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं, एक्सियल। तो और ये आप जानते हैं कि VC = IXC। तो यहाँ हमारे पास मिल जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज V = IXL और ये डिफरेंस IXC। तो मिल गया आपको IXL डिफरेंस XC। I का यहाँ डिवाइडेशन होगा बच्चों, और ये हो जाएगा V/I = XL डिफरेंस XC। अब फिर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, ये टोटल इम्पीडेंस होगा। तो जहां हम V/I को क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, ये सर्किट का क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। सर्किट परिपथ की क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। तो आपको मिल जाएगा यहाँ, तो जहां ये V/I = Z, ये क्या है, यह है प्रतिबाधा, इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। Z ये क्या है, ये V/I, ये एक्सियल डिफरेंस XC, ये V/I = Z, इसको हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा ये Z = एक्सियल डिफरेंस XC। Z = एक्सियल डिफरेंस XC। ये एक्सियल जो है, ये आप एक बार अगेन ध्यान दें कि जो हमारी ये कॉइल है, जो ये कुंडली लगी हुई है, इसके लिए जो प्रेरकी प्रतिघात कहा जाता है वो एक्सियल है, और जो कैपेसिटर के लिए होता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है, इसको धारती प्रतिघात कहते हैं, वो क्या है, XC है। और एक्सियल और XC की वैल्यू हमें पिछले लेक्चर से मालूम है। तो अब हम एक्सियल और XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तब यहाँ से हमें मिल जाएगा Z = ω/L डिफरेंस 1/ωc। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपको मालूम है फेयर, जहाँ एक्सियल = ω/L एंड XC = 1/ωc। हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो हम डिफरेंस की स्थिति आ रही है, ये जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटे को हम घटा लिया करेंगे जैसी स्थिति बनेगी। तो इस स्थिति में हम यहाँ अगर ये कंसिडर कर लें कि ये हमारा बड़ा हो गया, अगर ω/L बड़ा है, 1/ωc छोटा है, तो हम यहाँ माइनस लगा के चल सकते हैं केसेज के आधार पर। तो हम इसमें केस अप्लाई करें, और जब केस अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखा जाए केसेस, और इसमें हम फर्स्ट केस अप्लाई करें और ये कहें कि यदि एक्सियल ग्रेटर देन XC, माने जो इसके लिए जो हमारा प्रेरकी प्रतिघात है वो धारती प्रतिघात से ज़्यादा हो, माने जो प्रेरकी प्रतिघात है वो धारती प्रतिघात से ज़्यादा हो, तब जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास जो इम्पीडेंस जो आता है Z = एक्सियल डिफरेंस XC आया था, तो हमारे पास हो जाएगा एक्सियल और माइनस XC, एक्सियल माइनस XC हो जाएगा। जो डिफरेंस का चिन्ह होता था, अब ये ग्रेटर हो गया, L ग्रेटर हो गया, ये XC छोटा हो गया, XC छोटा हो गया, XL ग्रेटर हो गया, तो हम ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे। तो इस स्थिति में जो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, वो रिजल्टेंट वोल्टेज की क्या स्थिति होगी,
देखिए फेजर डायग्राम में जब ये हमारा ये ग्रेटर होगा तो ये वोल्टेज हमारा ऊपर को जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज ये ऊपर को मिलेगा, क्योंकि जब एक्सियल ग्रेटर होगा एक्सी लेस होगा तो एक्सियल में से एक्सियल का इफेक्ट ज्यादा होगा। एक्सियल का इफेक्ट क्या होगा? एक्सियल का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो रिजल्टेंट हमारा ऊपर से ही जाएगा। माने इस स्थिति में जब एक्सियल ग्रेटर होगा तो उस स्थिति में रिजल्टेंट वोल्टेज ऑलरेडी करंट से अग्रगामी होगा। करंट से क्या होगा? अग्रगामी होगा। तो ये जो पहली स्थिति है वो पहली स्थिति ये क्लियर कर रही है यहाँ पर कि जब एक्सियल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो जो परिपथ होगा, परिपथ का व्यवहार जो होगा वो प्रेरकीय परिपथ कहा जाएगा। उसका बिहेव जो होगा प्रेरक जैसा ज्यादा होगा, तब ये कहा जाएगा तब परिपथ प्रेरकीय होगा। तब परिपथ क्या होगा? प्रेरकीय होगा। और दूसरी स्थिति में अगर हम ये कह दें कि यदि एक्सियल लेस देन एक्ससी, एक्सियल लेस देन एक्सी मीन्स अब इस बार क्या हो गया? एक्ससी बड़ा हो गया, तो ये इसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। और इस स्थिति में जो Z आएगा ये Z इज इक्वल टू एक्ससी माइनस एक्सियल होगा। Z इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सियल होगा। और इस स्थिति में परिपथ कहा जाएगा, यहाँ C का प्रभाव ज्यादा है तो ये पूरा परिपथ धारितीय परिपथ कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? तब परिपथ धारितीय, तब परिपथ धारितीय होगा। माने इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो परिपथ हमारा क्या होगा? धारितीय होगा। लेकिन तीसरी केस हम अप्लाई करें जो कि महत्वपूर्ण केस है, तो तीसरी केस क्या बताती है? तो थर्ड केस में अगर यहां पर देखा जाए तो थर्ड केस की स्थिति यह है, इस स्थिति में यदि एक्सियल बराबर एक्सी ये तब Z इज इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 0, क्योंकि Z इक्वल टू जो आपका है एक्सियल माइनस एक्सी आता है या एक्सी माइनस एक्सियल दोनों बराबर हो गया तो दोनों कट के शून्य हो जाएगा। और ये क्या है? इम्पीडेंस है। Z आपका क्या है? ये आपका ये इम्पीडेंस है। तो जो इम्पीडेंस है, जो प्रतिबाधा है वो बिल्कुल शून्य हो गई। माने धारा के प्रवाह में रुकावट नहीं लग रही है। जब धारा के प्रवाह में रुकावट शून्य हो गई तो धारा का आयाम बहुत बढ़ जाएगा, और धारा का आयाम बढ़ने की स्थिति को यहाँ हम अनुनाद कहते हैं। तो उस सर्किट में क्या हो जाएगा? अनुनाद की अवस्था प्राप्त होगी। तो ये कहेंगे कि धारा का आयाम बहुत अधिक होगा, का आयाम बहुत अधिक होगा, अतः परिपथ अनुनादी अतः परिपथ अनुनादी होगा। अतः परिपथ कैसा होगा? अनुनादी होगा। अब यहाँ पर ये अनुनाद की स्थिति को बच्चों आपको समझना है कि अनुनाद की अवस्था क्या होती है। जब करंट का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा का मतलब उसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। धारा के बहाव में रुकावट, अगर उसके बहाव में रुकावट शून्य हो जाएगी तो रुकावट अगर कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहाव ज्यादा हो जाएगा, और बहाव ज्यादा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड, चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसमें इसका एम्पलीट्यूड जो पीक वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड होता है। जैसे आप इस स्थिति को देखे हुए हैं अल्टरनेटिंग करंट की, ये जो पीक वैल्यू है ये एम्पलीट्यूड होता है ये। तो पीक वैल्यू जब रुकावट नहीं होगा तो पीक वैल्यू ज्यादा प्राप्त होगा,
धारा के बहाव में, धारा के फ्लो होने में जब कोई रुकावट नहीं होगा, z बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि धारा अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, उसका एम्पलीट्यूड मीन्स उसका आयाम बढ़ेगा, और जब आयाम बढ़ेगा तो उसी अवस्था को यहाँ पर क्या कहा जाता है, अनुनाद की अवस्था कही जाती है। लेकिन ये अवस्था इसी केस में मिलेगी जब हमारा एक्सियल और एक्सियल दोनों बराबर होगा तब। तो चूंकि प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो तो अल्टरनेटिंग करंट ही है, तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी, प्रति सेकंड किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो उसके पास आवृत्ति भी होगी। तो उसकी अब आवृत्ति देखना है कि जो धारा बढ़ी हुई है उसकी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस अवस्था को यहीं से आप क्लियर करेंगे। ये दोनों जो केसेज लगी हुई हैं इसमें एक बार एक्सियल एक्सी से ग्रेटर है, एक बार एक्सियल एक्सी से स्मॉलर है, लेकिन थर्ड केस जो लगी हुई है यहाँ एक्सियल और एक्सी दोनों आपस में बराबर हैं। जब एक्सियल और एक्सी बराबर हो गया तो इस स्थिति में जो सर्किट जोड़ी गई है उसमें इम्पीडेंस शून्य हो गया। इम्पीडेंस में प्रतिबाधा शून्य हो गई। प्रतिबाधा मीन्स होता है कि धारा के प्रवाह में रुकावट शून्य हो गई। अब जब धारा के प्रवाह में रुकावट शून्य हो जाएगी तो धारा अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगी। तो इस मैक्सिमम मान को प्राप्त करने की अवस्था को कहा जाता है कि धारा का आयाम बहुत बढ़ जाता है, और जब धारा का आयाम बहुत बढ़ जाता है तो उस स्थिति को अनुनादी अवस्था कहते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन हो गई है, अनुनाद की अवस्था हो गई है। अब हम इसके आधार पर देखेंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति क्या होगी। तो आगे हम देखेंगे अनुनादी आवृत्ति को। अब यहाँ से हमारे पास जो केस अभी लगी थी ये था कि एक्सियल बराबर एक्ससी हो जाए तो अनुनाद की अवस्था प्राप्त होती है। Z 0 हो जाएगा, अनुनाद की अवस्था प्राप्त होगी। तो हम ये जानते हैं बच्चों कि एक्सियल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। एक्सियल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। ये आप अच्छी तरह से पीछे देखे हैं, आपके पास है एक्सियल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्ससी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो एक्सियल की जगह पर हम ओमेगा एल और एक्सी की जगह पर हम 1/ओमेगा सी रख करके देखें कि क्या स्थिति बनेगी। ये एक्सियल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो यहाँ मिल जाएगा हमें ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा को हम यहाँ और एल को यहाँ कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू LC का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। अब यहाँ से हम ओमेगा, अच्छा, और ये ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। फिर एफ जो है उसकी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति होगी। जो प्रत्यावर्ती धारा है प्रति सेकंड किए गए चक्करों की संख्या को हम उसकी आवृत्ति कहेंगे। तो एक सेकंड में कितना चक्कर प्रत्यावर्ती धारा मारती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। तो हम ओमेगा की जगह पर ये 2πf सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2πf, ये ओमेगा इक्वल टू 2πf की स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या 2πf इक्वल टू 1/ ये रूट ऑफ LC। ये फ्री हो गया, 2πf इक्वल टू 1/√LC। ये स्क्वायर हटेगा, ये रूट में चला जाएगा, और इसके बाद फिर आपको ये मिलेगा ये नेक्स्ट, ये आपका आगे बढ़ेगा और हो जाएगा 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से f इक्वल टू 1/2π
रूट ऑफ एल सी, एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। इसे कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। ये क्या है? जब अनुनाद की अवस्था प्राप्त होगी, माने धारा का आयाम बढ़ेगा, अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगी, तो उस समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, माने पर सेकेंड किए गए चक्करों की संख्या जो होगी, वो 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। माने जो प्रेरकत्व है और जो इसकी संधारित्र की जो धारिता है, ये दोनों के रेसिप्रोकल में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हो गया आपका व्हेन सर्किट कंटेन्स एल एंड सी। जब एल एंड सी के बीच हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करेंगे, तो उस समय रिजोनेंस की अनुनाद की अवस्था प्राप्त होगी, और जो अनुनाद की अवस्था प्राप्त होगी उसकी अनुनादी आवृत्ति होगी एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। दैट्स ऑल।